हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। आज की इस वीडियो में फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम जो कि 7 अगस्त से होने वाला है। उसके लिए दोस्तों से आपके लिए टॉप 50 प्लस इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चंस यानी कि दोस्तों जीके जीएस से वो इंडियन पॉलिटिक्स के हम लोग जो है टॉप 50 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले 7 अगस्त एग्जाम के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डेली दोस्तों आपसे ऐसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका नाम है दोस्तों रेल वाले भैया, क्योंकि दोस्तों मैं रेल से ही रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। जयेश बात दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का टॉप 50 इंडियन 50 का ये पार्ट 1 वीडियो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे सिर्फ, ठीक है। पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि संविधान का निर्माण और स्रोत यानी कि मैकिंग, संविधान का निर्माण और स्रोत दोनों को मिलाकर जो मतलब पहला जो भाग बनता है संविधान का, मतलब कि पॉलिटी का पहला भाग जो आपका है, उससे क्वेश्चन हम सभी देखेंगे कि संविधान का निर्माण और स्रोत, ठीक है। तो पहला सवाल जो कि बन जाएगा आप सभी की, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, जैसा गौर करके देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, इतना तक ठीक है। पहला सवाल बनेगा आप सभी के, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया, तो आप सभी को बता देंगे 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो अंगीकृत किया गया, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है बच्चों। अगला सवाल जो बन जाएगा आप सभी का, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सही रहेगा। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, तो आप सभी को बता, भारतीय संविधान को बनने में कुल जो है 2 साल 10 महीने और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का उत्तर। क्या है, फिर से देख लेते हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनने में, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, या बताना आप सभी कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपसे उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है आप सभी के, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, काफ़ी जोर इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप सभी को बता दें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से संविधान से लिया गया, तो आप सभी को बता दें सोवियत संघ से लिया गया, क्या, मौलिक कर्तव्यों का विचार, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान में स्थायी प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप सभी को बता दें वो जो ली गई है ब्रिटेन की यूक्रेन से ली गई है, यूके से ली गई है, देखना यूके कहा जा सकता है या ब्रिटेन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, यूके से ली गई है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, डीपीएसपी को, तो आप सभी को डीपीएसपी लिया वो आयरलैंड से लिया गया, रखना, ठीक, आयरलैंड से डीपीएसपी को लिया गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, सर्दी होगी दोस्तों। बताना आप सभी की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप सभी को बता दें 42वां संशोधन द्वारा दोस्तों 1976 में जो है ये जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म का देश नहीं है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और समाजवादी यानी सभी समाज के लोग यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के लिए, अब जो भाग 2 हम लोग थोड़ा घुसते हैं और भारत संविधान की प्रमुख विशेषता और भाग के बारे में यानी कि की फीचर एंड पार्ट्स के क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। सवाल बनेगा आप सभी का कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, आप सभी को बताना भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग है, तो 25 है, मूल रूप से 25 है, मूल रूप से 22 है, याद रखना, ठीक है। ऐसे तो 25 है, मूल रूप से 22 है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, ये आप सभी को बताना कि भारतीय संविधान में कुल जो है 12 अनुसूची है, याद रखना, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची, 12 अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है, और मूल रूप से 8 है, ठीक, मूल रूप से 8 है, और ऐसे जो है 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगला सवाल है आप सभी का कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन, या आप सभी को बताना कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है बच्चों, ये बस बताना, ठीक है। भाग 3 में जो है, भाग 3 में दोस्तों, सॉरी ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, इधर से जूम कर लेते हैं। भाग 3 में दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, भाग 3 में, याद रखना, ठीक बच्चों। अगला सवाल हम सभी लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल सभी हम लोग कवर करते हुए जा रहे हैं। तो अगला सवाल बनता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ओ इस प्रथा के अंत से संबंधित है, ये ठीक, ओ इस प्रथा के अंत से संबंधित कौन है, अनुच्छेद 17, याद रखना, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 जो है वो इस प्रथा के अंत से संबंधित यानी उसी को दर्शाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा, याद रखना, ठीक है।
आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था, आपको बता दें अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय का यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया होगा, अनुच्छेद 32 में दिया गया बच्चों। ठीक है, फटाफट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का कि जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, ये आप सबको बताना है कि जीवन का अधिकार, देख सकते हैं आप ये जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हर आदमी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में, तो आपसे बता अनुच्छेद 21 में दोस्तों जो है वो जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है हर व्यक्ति को। ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 32 में क्या बताया मैंने, संविधान के आत्मा और हृदय किसको कहा जाए, अनुच्छेद 32 को, क्योंकि यहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। और वहीं दोस्तों आपको बताया था वो इस प्रथा का अंत जो कि अनुच्छेद 36 में हम सभी को देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 अनुच्छेद का आपको पता चल गया। फिर अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आप सबको बताना है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आप सबको बताना अनुच्छेद 40 में दोस्तों आप सभी को ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 40 में दोस्तों आप सभी को जो है संविधान के किस अनुच्छेद में सब कुछ इन्होंने ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख जो है संविधान किस अनुच्छेद में, तो आप सभी बताना अनुच्छेद 40 में दोस्तों आप सभी को ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत आएगा समझ जाना कि अनुच्छेद 40। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि इस भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, याद रखना आप सबको बताना कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है बच्चों, तो भाग 1 में दोस्तों आप सभी को संघ और उसके राज्य के क्षेत्र का वर्णन मिलेगा। ठीक है, अब जरा भाग 3 में देख लेते, भाग 3 क्या है। भाग 3 यानी कि संघ सरकार के बारे में क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से बन सकते हैं वो देखते हैं हम सभी। ठीक है, तो आप सभी को पहला सवाल 16 नंबर सवाल आएगा आप सभी के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं क्या है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है, ये आप सभी को बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किस प्रणाली के अंतर्गत होता है, किस प्रणाली के द्वारा, तो ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को बता दें कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल सकर्मी मत द्वारा होता है। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं हम सभी। अगला जो आपसे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों आप सभी के लिए। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, याद रखना। ठीक है, फिर अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आप सभी को बताना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यपाल जो है वो 15 वर्ष का होता है, याद रखना। ठीक है, 15 वर्ष का होता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक जो है सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आप सभी को बता दें वो लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये आप सभी को बताना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आप सभी को बताया वो जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, आपको बताना भैया राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। याद करते हुए चलेंगे बच्चों क्योंकि एग्जाम तो काफ़ी ज़्यादा करीब, तो आप हमारे साथ दोहराते हुए जाइए। ठीक है, क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है बच्चों। ठीक है, सो ये हो गया। फिर अगला सवाल हमसे भी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आपसे बता दो 552 हो सकती है। बट कुछ चेंजेस हुए, क्या हुए वो देख लेते हैं हम सभी। यहाँ पर आप जैसे देख भी सकते हैं क्या है कि वर्तमान में एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त कर दिया गया, इनके एंग्लो इंडियन जो है वो समाप्त कर दिया, इसलिए प्रभावी संख्या जो है वो 500 कितना होगी, 50 हो गई, याद रखना। ठीक, 550 हो गई बच्चों। ठीक है, जरा अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, यानी कि 2 संसद के जो सत्र चलते हैं उसमें कितना अंतराल हो सकता है। टोटल 6 महीने का अंतराल होता है 2 सत्रों के बीच में। ठीक है, 6 महीने का अंतराल होता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी जब पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपसे बता लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखना। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, काफ़ी अच्छे सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट सवाल आप सभी के लिए बच्चों क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये आप सभी को बताना है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है बच्चों वो कौन करता है, वो करता है राज्यपाल, याद रखना। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सो अगला सवाल आज का 25 नंबर का सवाल जो बनेगा, तो आप सभी 25 नंबर सवाल बनेगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है।
ये आप सभी को बताना है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो लोकसभा के प्रति, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है बच्चों, ठीक है। अब जरा भाग 4 की तरफ चलते हैं, यानी कि भाग 4 क्या है आप सभी का, राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जरा हम सभी देख लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा का क्वेश्चन क्या क्या है आप सभी को बता दें कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये आप सभी को बताना है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये आप सभी को बताना है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है बच्चों, ठीक है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। यानी संविधान का प्रमुख कौन होता है, वो राज्यपाल होता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, वो प्रिंटिंग में गलती होगी। तो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्य के विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, जैसे कि अभी इससे पहले मैं आपको बता चुका, राज्यपाल ही करता है। और वहीं मुख्य प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति, याद रखना, ठीक है। और भाई राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है भारत का न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, याद रखना आप सभी को। राष्ट्रपति को भी शायद राष्ट्रपति दिलाता सफर, ठीक है। सो अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के 2 सदनों के नाम क्या, ये आप सभी को बताना कि राज्य के विधानमंडल के 2 सदनों के नाम क्या, तो आप सभी को बता दो वो क्या है, विधानसभा और विधान परिषद, याद रखना, ठीक है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जरा भाग 5 से देख लेते हैं, यानी कि ये पॉलिटी के भाग 5 से कौन क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यायपालिका जो कि भारत का मतलब इतिहास का संविधान का 5वां जो पार्ट है वो न्यायपालिका है, उससे हम लोग देख लेते हैं क्या है पॉलिटी का ना। तो पहला 30 नंबर का सवाल बनेगा कि भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, यानी भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, तो आपसे बता, तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा, सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है ये। न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ही उत्तर हो जाएगा आपसे, जो क्वेश्चन है वही उत्तर है बच्चों। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति करता है बच्चों, ठीक है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि न्यायिक पूर्वानुलोकन, यानी कि न्यायिक पूर्वानुलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारत में किस संस्थान के पास है, तो आपसे को बता दो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो है वो न्यायिक पूर्वावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारत के मतलब न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारत के किस संस्थान के पास है, तो आपसे बता दें बहुत जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, ठीक बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो बनेगा आप सभी का कि जनहित याचिका यानी कि PIL जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई, तो आपसे बता दें वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। PIL की अवधारणा किस देश से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। अब जरा भाग 6 से क्या बन सकता है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। भाग 6 क्या है, स्थानीय सरकार और चुनाव, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट एंड इलेक्शंस से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं सभी, ठीक है। सो सवाल है आप सभी का 34 नंबर सवाल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह आप सबको बताना कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया है, तो आप सबको बताते 73वां संशोधन 1992 में यह हुआ था। 73वां संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान के किसी संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया बच्चों, ठीक है। अब जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है आप सभी का कि 74वें संविधान संशोधन के का संबंध 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है, तो आपसे को बताना वो जो है नगर पालिकाओं से है, ठीक है। 74वें नहीं थोड़ा सा बैठने थोड़ा कम कर दिया जाए, बताना आपसे कि 74वें संवैधानिक संशोधन का वर्णन किससे है, संवैधानिक का संशोधन का संबंध किससे, तो आपको बता नगर पालिका से संबंध बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है, वो कहता है राष्ट्रपति, याद रखना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मताधिकार यानी कि वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई थी, याद रखना, ठीक, की गई है। तो आपसे को बता दें कि 21 से 18 जो की गई है वो की गई है 21वां संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, यानी पहले जो 21 वर्ष सबसे कम होने वोट देता था उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। वो 61वां संशोधन संविधान संशोधन में ऐसा
देखने को हम सभी मिलता है। ठीक है, अगला सवाल हम सभी भाग 7 से अब क्वेश्चन देख लेते क्या बनेगा। संवैधानिक निकाय और आपातकालीन प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इमरजेंसी प्रोविजन, इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक, सो पहला सवाल जो कि आप सभी का बन सकता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है। ये आप सभी को बताना है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है बच्चों। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखक CAG की नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। CAG की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वही अगला क्वेश्चन, संघ सेवा आयोग यानी कि UPSC के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। याद रखना, दो चीज़ याद रखना, CAG और UPSC के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रपति आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो मतलब प्रावधान लाया गया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में, वो देखने को मिलता है अनुच्छेद 352 में ये देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल किस भाग में देखने को मिलता है, आप सभी को अनुच्छेद 352 में देखने को हम सभी को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। 41 नंबर वाला सवाल क्या दिया हुआ बच्चों आप सभी का कि राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, ये आप सभी को बताना है। राज्य का आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जो लगता है, यानी कि किसी राज्य में कोई दंगल मतलब दंगा जैसा कोई सिस्टम है तो जहाँ राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन जिसको हम कहते हैं, वो 356 में दिया गया। 352 में आप सभी को मिलेगा, 352 में मिलेगा। वो क्या बोलते हैं, आपातकाल की बात की गई, राष्ट्र आपातकाल को, और राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की जो बात की है वो अनुच्छेद 356 में। याद रखना, ये दोनों चीज़ आप सभी। ठीक है, वही अगला जो आपातकाल है वित्त आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान जो भारतीय संविधान के 360 में। ठीक है, 352 में हमें राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मिलती है, फिर राष्ट्रपति शासन और राज्य आपातकाल की घोषणा जो हमें 356 में मिलती है, और वहीं वित्त आपातकाल की घोषणा हमें 360 में देखने को मिलती है। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रखना आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। आप देखते हैं भाग 8 क्या है, संविधान संशोधन यानी कि संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पहला सवाल बनता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई, यानी कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाएगा वो किस देश का ये संशोधन मतलब संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो वो आ ली गई दक्षिण अफ्रीका से ली गई। याद रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने कवर किया दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद 44 नंबर का सवाल बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो अनुच्छेद 368 में। ठीक है, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, और 352 में जो आपको पता है राष्ट्र आपातकाल का वर्णन है। फिर उसके बाद दोस्तों 352 में राष्ट्र आपातकाल का वर्णन, 356 में जो है वो राज्य काल का वर्णन है, और 360 में जो है वो वित्तीय आपातकाल का वर्णन है, और यहाँ भाई 368 में जो है भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया 368 में देखने को हम सभी मिलती है। ठीक है, अब जरा विविध को देख लेते हैं। विविध क्या है बच्चों कि विविध मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आप सबके लिए, वो देख लेते हैं। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान जो किस देश से लिया गया, वो ब्रिटेन से लिया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बनता है आप सभी कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो भाषाओं पर संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित, आप सभी को बताते हैं। 8वीं अनुसूची जो है भारत के भाषाओं से संबंधित। ठीक है, 8वीं अनुसूची क्या है, इसमें जो है आप सभी को लगभग 22 भाषाएं जो हैं आप सभी को जो मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं को। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो सवाल बनता है 47वां नंबर सवाल कि दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में बरनी थी, तो आप सभी को बता दें दल बदल विरोधी कानून जो है आप सभी को 10वीं अनुसूची में बरनी थी। याद रखना, ठीक है, 10वीं अनुसूची में बरनी थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या 22वां संशोधन हुआ तो 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची को जो है 52वां संशोधन था और इसको 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक है, सो अगला सवाल बनता है आप सभी का 48 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित, आप सभी को पता है वो जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4A जो है किससे संबंधित, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि समान नागरिकता संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख
सिविल कोड का जो है उल्लेख, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख जो संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके इस एग्जाम में आ सकता है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आपसे बोलते हैं अनुच्छेद 44 में, आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 44 में देखने को मिलेगा, सॉरी 49, अनुच्छेद 44 में देखने को मिलेगा, ठीक है। आज का 50वां सवाल जो कि आपसे बनेगा कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है, याद रखना। CAGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन भारत के महान्यायवादी प्लस UPSC, ये सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है।